नमस्कार सभी को। रेडियो सिटी कानपुर से मैं हूं आरजे मैंडी आपके साथ, और आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही खास पॉडकास्ट, अ हेल्थ पॉडकास्ट, हेल्थ की बात रेजेंसी के साथ। एंड टुडे वी हैव अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस, रेजेंसी के इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी एसोसिएट डायरेक्टर डॉक्टर अभिनीत गुप्ता। वेलकम टू द स्टूडियो सर। हेलो, थैंक यू। इट्स माय प्लेजर कि मैं आज आपके स्टूडियो में हूं और रेडियो सिटी के दर्शकों के साथ कुछ बात करने वाला हूं। थैंक यू सो मच सर। सो डॉक्टर, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि क्या मेंटल स्ट्रेस हार्ट को इफेक्ट करता है? क्योंकि लोग अक्सर कहते हैं कि टेंशन मत लो, हार्ट पे लोड आता है। इज दैट मेडिकली ट्रू? डेफिनेटली। देखिए, जो स्ट्रेस होता है तो स्ट्रेस कई बार हमारे ब्लड में कुछ हार्मोन्स को रिलीज करता है, जैसे कि कॉर्टिसोल, एड्रेनलिन, और ये हार्मोन्स हमारे ब्लड में जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसको बढ़ाते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म से हमारे ब्लड की आर्टरीज में स्ट्रेस का एक्सपोजर होता है तो आर्टरीज की जो वॉल है उसमें थिकनिंग स्टार्ट हो जाती है, और कहीं ना कहीं लंबे समय में जाकर ये ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, जो हार्ट की ब्लड फ्लो है उसको कम करता है। और इस तरह के पेशेंट्स में जो एडवर्स कार्डियक इवेंट्स होते हैं उनके होने की संभावनाएं ज़्यादा मिलती हैं। तो ये जो एक आम कहावत है कि यार टेंशन मत लो, ये सिर्फ एक कहावत ही नहीं है, ये एक्चुअली एक मेडिकल एडवाइस भी है। वेरी वेल सर, वेरी वेल सेड सर। सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी, बहुत से लोग सर चेस्ट पेन को ना गैस या एसिडिटी समझकर लाइटली ले लेते हैं, या फिर आप ये कह लीजिए कि इग्नोर कर देते हैं। सो सर, हार्ट स्ट्रेस और हार्ट अटैक के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस होता है? देखिए, जो आपने एक बात कही कि चेस्ट पेन वर्सेस एसिडिटी, तो मैं ये बताना चाहूँगा कि एसिडिटी का पेन और चेस्ट पेन या जो एंजाइना होता है या जो एक्चुअली हार्ट के ब्लॉकेजेस का पेन होता है, इनमें काफ़ी सिमिलरिटीज़ होती हैं। रेदर कई बार हम डॉक्टर्स भी धोखा खा जाते हैं, और क्योंकि जो हार्ट का पेन होता है ये एक पर्टिकुलर लेफ्ट साइड में लोकलाइज नहीं रहता, ये पूरे के पूरे जो चेस्ट का आगे का हिस्सा है वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होता है। और कई बार ये इस तरह के साथ प्रेजेंट करता है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि यहाँ पर गैस फंसी हुई है, हाइपर एसिडिटी हो रही है, गैस बाहर नहीं निकल पा रही है। तो ऐसे में मेरा सजेशन ये है कि जब भी आपको ऐसे सिम्टम्स लगते हैं कि आपको बहुत अधिक गैस बन रही है, हाइपर एसिडिटी हो रही है, और ख़ास तौर से यदि आप उस एज ग्रुप में हैं, आप उस रिस्क कैटेगरी में आते हैं कि आपको हार्ट के ब्लॉकेजेस हो सकते हैं, तो प्लीज़ इसे इग्नोर मत करिए, घर पर मत बैठे रहिए। 1-2 मिनट भी आपके जो आउटकम है उससे डिफरेंस ला सकते हैं। तो ऐसे में बेस्ट है कि आप अपना एक प्रॉपर चेकअप कराइए, ईसीजी कराइए, और ये 100% श्योर हो जाइए कि कहीं एसिडिटी नहीं है, कहीं हार्ट का पेन, एंजाइना का पेन तो नहीं है। सर्टेनली सर, डेफिनेटली। सो डॉक्टर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू वुड बी, आजकल सर आप देखेंगे 30-35 साल के जो एडल्ट्स हैं उनमें भी सर गैस्ट्रिक इश्यूज है, हार्ट की प्रॉब्लम्स आ जा रही हैं। सो सर, व्हाट इज द बिगेस्ट रीजन, और उनको सर क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, यंग एज में हार्ट अटैक्स पहले भी होते थे, बट हाँ, पिछले कुछ वर्षों में आई थिंक इनके नंबर्स में इजाफा हुआ है। और इसके पीछे जो बहुत सारे कारण है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण मैं फील करता हूँ कि लाइफ स्टाइल है। आजकल जो यंग एडल्ट्स हैं, हम लोग अपनी लाइफ स्टाइल पे बहुत अधिक फोकस्ड नहीं रहते हैं। हम में आगे बढ़ने की होड़ है, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं हम मल्टीटास्किंग करते हैं, स्ट्रेस से अपने आप को घेरे रहते हैं। साथ में एक प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ ना के बराबर हैं, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल जीना पसंद करते हैं। साथ में कानपुर में खास तौर से, क्योंकि कानपुर को टोबैको कैपिटल ऑफ द उत्तर प्रदेश कहा जाता है, तो यहाँ पर टोबैको का कंजम्पशन बहुत अधिक है, फूड हैबिट्स अनहेल्दी हैं। और इन सब के साथ कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो अपना एक इंडियन जेनेटिक मेकअप है वो भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि इंडिया में बोला जाता है, अपने देश में बोला जाता है कि जो हार्ट के ब्लॉकेजेस की बीमारी होती है वो बाकी विश्व की तुलना में 10 साल पहले ही हो जाती है। सर्टेनली। तो कहीं ना कहीं ये मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स अलोंग विद जो बिगड़ी हुई लाइफ स्टाइल है, यही रिस्पॉन्सिबल है आजकल जो एक यंग एज में एक कॉर्नरी आर्टरी डिजीज का पैंडेमिक देखने को मिल रहा है उसके लिए। वेरी वेल सेड सर। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये होने वाला है कि डाइट का कितना इंपॉर्टेंट रोल है आजकल की डेट में हार्ट हेल्थ के लिए, और कुछ स्पेशल टिप्स देना चाहेंगे आप जितने भी व्यूअर्स हैं हमारे उनके लिए? देखिए, डाइट कहीं ना कहीं जो हार्ट के ब्लॉकेजेस की बीमारी एथेरोस्क्लेरोसिस, उसके शुरुआती स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक तरह से देखा जाए तो जो ब्लॉकेजेस की बीमारी एथेरोस्क्लेरोसिस ये 8 से 10 साल की उम्र से ही शुरू हो जाती है। तो वहीं से हमें अपने बच्चों को जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो सही तरह से उनको सिखानी चाहिए। डाइट में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात मैं अपने पेशेंट से कहता हूँ वो ये है कि हमें लिमिट्स में खाना सीखना चाहिए। जो हमारे खाने के पोर्शंस हैं वो लिमिटेड रहने चाहिए, रेदर देन कि हम क्या खाएं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम कम खाएं, जितना बहुत आवश्यक है उतना ही खाएं। सेकंड बात मैं ये बताना चाहूँगा कि जो रिफाइंड शुगर्स हैं,
आजकल बोला जाने लगा है कि शुगर इज नेक्स्ट टोबैको। तो रिफाइंड शुगर्स कहीं ना कहीं ब्लड में जाके ट्राइग्लिसराइड्स कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट हो जाती हैं, और ये शुगर्स समय के साथ इन्फ्लेमेशन बढ़ाती हैं, मेटाबॉलिक ऑक्सीडेशन करती हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में ब्लॉकेजेस और मल्टीपल मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तीसरी चीज़, जो ट्रांस फैट्स होते हैं या जो हाइड्रोजनेटेड फैट्स होते हैं जो पुराने ज़माने में कई तरह से यूज़ किए जाते थे, वो बिल्कुल ही एक अनहेल्दी ऑप्शन है, तो उनका कंजम्पशन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो ठेले पर बहुत सारा सामान मिलता है वो कई बार उन ट्रांस फैट्स में बनाया जाता है, तो उनका कंजम्पशन नहीं करना चाहिए। तेल को बार बार कुक नहीं करना चाहिए, क्योंकि बार बार कुक करने से बार बार उसका जब हीट का एक्सपोजर होता है तो वो हाइड्रोजनेट हो जाता है। तो ये कुछ मोटी मोटी बातें हैं। रेड मीट का सेवन नहीं करना है। तो आई थिंक इन सब के साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हम लिमिट में खाएं और बैलेंस डाइट लें। बिल्कुल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन डॉक्टर मेरा आपसे ये होने वाला है, रेजेंसी हेल्थ में हार्ट स्ट्रेस या फिर सर हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए क्या एडवांस्ड फैसिलिटीज़ हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि भाई जितने भी लोग आ रहे हैं, पेशेंट्स आ रहे हैं, उनको वर्ल्ड क्लास केयर मिले? देखिए, रिजेंसी कानपुर की एक तरह से आई थिंक एक ब्रांड है, एंड रिजेंसी कानपुर में एक ओनली मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जहाँ पर एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अगर मैं अपने डिपार्टमेंट की बात करूं तो हमारे यहाँ एक डेडिकेटेड 24/7 वर्किंग कार्डिक कॉर्नरी यूनिट है, केयर यूनिट है। हमारे पास एडवांस्ड कैथ लैब है, एंड हम लोग जो आजकल प्रोसीजर्स करते हैं वो मोस्टली प्रिसीजन गाइडेड करते हैं। तो एक कन्वेंशनल एंजियोप्लास्टी होती है और एक प्रिसीजन एंजियोप्लास्टी होती है, जिसमें कि हम प्रिसाइजली ब्लॉकेजेस का साइज क्या है, कितनी लेंथ है, उसके अकॉर्डिंग तो इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड, एफएफआर, इन सब की मदद से हमें क्लियरली पता चल जाता है कि हमें किस तरह का ट्रीटमेंट देना है, क्या ट्रीटमेंट हमारे पर्टिकुलर पेशेंट के लिए बेस्ट सूट करता है। राइट। तो इन सब के साथ जो अदर स्पेशलिटीज़ हैं वो भी अवेलेबल हैं, और हम लोग हर तरह का जो हाई एंड ट्रीटमेंट होता है हमारे कार्डिक डिपार्टमेंट में, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी में, कार्डिक सर्जरी में, वो अपने पेशेंट्स को यहाँ ऑफर कर रहे हैं। बिल्कुल। वी हैव गॉट डेडिकेटेड इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी एज वेल एज कार्डियोथोरेसिक वैस्कुलर सर्जरी बैकअप आल्सो। सर्टेनली। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये होने वाला है कि किन लोगों को सर्दी के टाइम पे हार्ट प्रॉब्लम्स का ज़्यादा रिस्क रहता है? इधर दे आर एल्डरली और डायबिटिक और बीपी पेशेंट्स, कौन है सर मेजरली, किनको ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने चाहिए? देखिए, वो पेशेंट्स जिनको पहले से हार्ट की प्रॉब्लम्स हैं, उनको प्रीवियस कभी हार्ट के ब्लॉकेजेस हो चुके हैं, एंजियोप्लास्टी हो चुकी है, या उनके हार्ट की मसल में कमजोरी है, हार्ट की ताकत में कमी है, तो ये सबसे अधिक प्रोन होते हैं, क्योंकि विंटर्स में जब भी विंटर्स आते हैं तो हमारे जो आर्टरीज हैं वो सिकुड़ने लगती हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, तो जो हार्ट की ऑक्सीजन डिमांड होती है वो बढ़ने लगती है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको पहले से हार्ट का ट्रीटमेंट चल रहा है, उन्हें खास ख्याल रखना चाहिए, अपने डॉक्टर के रेगुलर टच में रहना चाहिए, रेगुलर वे में जो मेडिसिन है उनका कंजम्पशन करते रहना चाहिए, और सिम्टम्स को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जरा भी अगर आपको लगता है कि आपके सिम्टम्स में कुछ बदलाव आया है तो इमीडिएटली आपको डॉक्टर से कनेक्ट करना चाहिए। दूसरा, जो ब्लड प्रेशर पेशेंट्स हैं उनका ब्लड प्रेशर की रिक्वायरमेंट कई बार बढ़ जाती है, उनकी मेडिसिन की डोज कई बार बढ़ानी पड़ती है, तो ऐसे में ठंड में उन्हें अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली मॉनिटर करते रहना चाहिए, और यदि ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं है तो डॉक्टर से मिलकर उसका ट्रीटमेंट चेंज कराना चाहिए। तो और जो एल्डरली पेशेंट्स हैं जिनकी एज ज़्यादा है, क्योंकि उनकी बॉडी में जो तापमान के साथ वेरिएशंस होते हैं उसको एडजस्ट करने की कैपेसिटी कम हो जाती है, उनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है, तो ऐसे में वो लोग इन्फेक्शन से या हार्ट फेलियर होने के लिए ज़्यादा प्रोन रहते हैं। तो हर तरह के जो आपने 2-3 तरह की कैटेगरीज बताई, सभी को अपना सर्दियों में खास ख्याल रखना चाहिए। परफेक्ट सर। अच्छा सर, मेरा अगला सवाल आपसे ये होने वाला है, तनाव प्लस सर ठंड, इसका जो कॉम्बिनेशन होता है, बताया जाता है कि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। कौन कौन से सर चेंजेस आते हैं बॉडी में? देखिए, सर्दी और तनाव दोनों ही दिल पर भारी होते हैं, है ना। अगर हम तनाव की बात करें तो मैंने पहले भी बताया कि तनाव या जो स्ट्रेस होता है ये कुछ अनवांटेड हार्मोन्स को ब्लड में बढ़ाता है, जो कि हमारे ब्लड की आर्टरीज के साइज को छोटा करते हैं, हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाते हैं, हार्ट की धड़कन को बढ़ाते हैं, और ये सारी चीज़ें मिलकर जो कार्डिक ऑक्सीजन डिमांड है उसको बढ़ा देते हैं। तो पर्टिकुलर काम करने में जितनी हार्ट को ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है वो 2-3 गुना बढ़ जाती है। तो ऑब्वियसली अगर आप तनाव से ग्रसित हैं, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स बढ़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपने हार्ट को अधिक लोड पहुंचा रहे हैं। इसी प्रकार से ठंड की अगर बात करें तो ठंड में भी आर्टरीज का जो साइज है वो छोटा हो जाता है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इन दोनों कारणों की वजह से जो मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड होती है वो बढ़ जाती है। तो अगर हम दोनों चीज़ों की बात करें, अगर ये दोनों ही फैक्टर्स मिल जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये एक दूसरे को
आई थिंक बढ़ा देते हैं, पोटेंशिएट कर देते हैं। और ये कॉम्बिनेशन ही आई थिंक कारण बनता है कि सर्दियों में हम देखते हैं कि बहुत सारी कार्डियक इवेंट्स बढ़ जाते हैं, हार्ट अटैक्स बढ़ जाते हैं, स्ट्रोक के इवेंट्स बढ़ जाते हैं, हार्ट फेलियर होने के इवेंट्स बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में हमें खास ध्यान रखना चाहिए, पर्याप्त कपड़े पहनने चाहिए, जो भी हमारे रिस्क फैक्टर्स हैं उन्हें अच्छी तरह से कंट्रोल करके रखें, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि अपने सिम्टम्स पे ध्यान रखें, उन्हें बिल्कुल भी नज़रअंदाज इग्नोर ना करें। बिल्कुल। अच्छा सर, बोला ये जाता है कि ठंड में हार्ट सिम्टम्स ना काफ़ी सब्टल हो जाते हैं। सो लोग किन अर्ली वार्निंग सिम्टम्स को नज़रअंदाज कर देते हैं, या फिर आप ये समझ लीजिए कि कहते हैं कि ठीक है, इतना कोई खास नहीं है, गैस इश्यूज हैं। इस बारे में क्या कहेंगे आप? सर्दियों में हमें कुछ सिम्टम्स पर खास ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अगर हमें ठंड में पसीना आता है, या आप एसी में बैठे हुए हैं, सब लोग आराम से कंफर्टेबल हैं, बट किसी एक इंसान को पसीना आ रहा है, जिसे हम कोल्ड स्वेट्स कहते हैं, तो ये कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हार्ट को ब्लड की कमी हो रही है, इसकी तरफ संकेत देता है। दूसरा, अगर आपको चलने पर, आपके घर में, ऑफिस में स्टेयर्स हैं, आप चढ़ने पर आपको लगता है कि कुछ थकान ज़्यादा महसूस होने लगी है, जो आपको पहले नहीं महसूस होती थी, तो ये भी एक जो आपके फंक्शनल कैपेसिटी में चेंज आ गया है, ये भी दूसरा इंपॉर्टेंट वार्निंग सिम्टम हो सकता है। तीसरा, अगर आपको सर्दियों में अचानक से ऐसा लगने लगे कि आपको बहुत अधिक डकारें आने लगी हैं, बहुत अधिक एसिडिटी होने लगी है, गैस बार बार फंसने लगी है, साथ ही आपको ऐसा लगे कि आपको छाती के बीचों बीच हिस्से में दबाव हो रहा है, जकड़न हो रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक साइन है, सिम्टम है, जिसे कि आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए और तुरंत जाकर अपना चेकअप कराना चाहिए और अपने डॉक्टर से मिलकर अपनी शंका का समाधान करना चाहिए। वेरी वेल सेड सर। मेरा मैसेज बस यही है कि आप किसी भी सिम्टम को इग्नोर ना करें। अगर आपको लगता है कि सिम्टम्स अपने आप ठीक हो रहे हैं तो एक अलग बात है, बट अगर सिम्टम्स बने हुए हैं तो प्लीज़ उन्हें इग्नोर ना करें। बिल्कुल। एंड डॉक्टर अभिनीत, मेरा अगला सवाल आपसे ये होने वाला है, जैसे आपने अभी कहा भी था कि सर्दियों में जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। सो क्या सर इसका हार्ट अटैक से या फिर स्ट्रोक रिस्क से कोई डायरेक्ट कनेक्शन है? बिल्कुल। सर्दियों में देखिए जो कार्डियक इवेंट्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं, क्योंकि जो हमारे बॉडी का देखिए, जो हमारे शरीर में जो एक तापमान बनाने के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती हैं वो ओवर एक्टिवेट हो जाती हैं। तो कहीं ना कहीं हार्ट को अधिक कार्य करना पड़ता है, हार्ट पे जो ऑक्सीजन डिमांड है, हार्ट पे जो लोड है, जो वो बढ़ जाता है। दूसरा, जो आपने बताया कि जो आर्टरीज हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, उनका साइज छोटा हो जाता है, तो कहीं ना कहीं ये ब्लड प्रेशर बढ़ाता है, स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ाता है, और जब बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर लगातार एक्सपोज होता रहता है तो कहीं ना कहीं अगर आर्टरीज में छोटे मोटे ब्लॉकेजेस हैं, प्लाक्स हैं, तो उनके रप्चर होने की संभावना भी बढ़ जाती है। ओके। ये प्लाक रप्चर अगर ब्रेन की आर्टरीज में होते हैं तो स्ट्रोक करते हैं, और यही प्लाक रप्चर अगर हार्ट की आर्टरीज में होते हैं तो ये हार्ट अटैक करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपने सुना भी है, देखा भी है कि जो सर्दियों में ब्रेन के अटैक्स यानी कि स्ट्रोक और हार्ट के अटैक यानी कि हार्ट अटैक, दोनों की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं उसके पीछे मल्टीपल फैक्टर्स हैं, जिनमें से एक सर्दियाँ भी हैं। बिल्कुल सर। अच्छा सर, मेरा एक लास्ट सवाल है आपसे, इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी होने वाला है कि विंटर्स में ना सर वाटर इनटेक यूजुअली कम ही कर देता है इंसान। सो क्या सर डिहाइड्रेशन की वजह से हार्ट फंक्शनिंग इम्पैक्ट होती है? लाइक किस तरीके से इम्पैक्ट करती है डिहाइड्रेशन हार्ट फंक्शनिंग को? देखिए, ये एक कॉमन सेंस है कि अगर हमारे शरीर में पानी कम होगा तो ऑब्वियसली जो ब्लड है या जो आरबीसीज हैं वो ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाएंगे। तो आप ऐसे सोचिए, अगर हमारे ब्लड में आरबीसीज और प्लेटलेट्स की मात्रा अधिक हो जाएगी तो कहीं ना कहीं वो ब्लड क्लॉट्स बनने के लिए या ब्लड के जमने के लिए ज़्यादा प्रोन हो जाएगा। बिल्कुल। अगर आपके शरीर में पानी की कमी है, सर्दियों में कई बार क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा कपड़े पहन के रहते हैं, इस अंदर बंद एटमॉस्फेयर में रहते हैं, हमें पसीना उतना नहीं आता, हमें पानी की प्यास भी कम लगती है। तो इन सारे कारणों की वजह से सर्दियों में हम पानी का जो इनटेक है वो बहुत कम कर देते हैं। तो थोड़ा बहुत इसका इफेक्ट पड़ता है हमारे ब्लड के हीमोडायनेमिक्स पर, और हमारा ब्लड थोड़ा सा रिलेटिवली कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, डिहाइड्रेट हो जाता है, और ऐसे में जो ब्लड की सेल्स हैं, आरबीसीज और प्लेटलेट्स खासतौर से, वो जमने के लिए ज़्यादा प्रोन हो जाते हैं। बिल्कुल। तो वो लोग जिनको की रिस्क फैक्टर्स हैं या हार्ट के ब्लॉकेजेस होने के लिए जो प्रोन है, तो उन्हें अपना पानी का इंटेक पर्याप्त मात्रा में रखना चाहिए। करीब 2-2.5 लीटर पानी वो पी सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उनके हार्ट का फंक्शन नॉर्मल है। अगर किसी मरीज को हार्ट के फंक्शन में कमी है, हार्ट की मसल कमजोर है, तो डेफिनेटली आप अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार पानी पीजिए। बट वो सभी लोग जिनका हार्ट नॉर्मल है, प्रैक्टिकली नॉर्मली कार्य कर रहा है, उन्हें सर्दियों में करीब 2-2.5 लीटर पानी पीना चाहिए, ताकि वो डिहाइड्रेशन से बचें, और डिहाइड्रेशन की वजह से जो एक ब्लड के जमने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, उससे अपने आप को बचा सकें। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।
एक सवाल मेरा आपसे आखिरी ये होने वाला है कि सर हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, अपनी हेल्थ को लेकर कहते हैं कि अरे ठीक है कुछ नहीं हुआ, अवॉइड कर देते हैं और सर चेकअप के लिए जाते नहीं है, फिर बाद में आती है बड़ी दिक्कत। तो सर उस चीज पर आप क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को कि अगर जरा बहुत भी आपको दिक्कत लग रही है, इट्स बेटर टू कंसल्ट अ डॉक्टर, कि हम अगर अभी से ही उसको आइडेंटिफाई कर लें प्रॉब्लम को तो वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा इंस्टेड ऑफ गोइंग कि बाद में हजार्ड हो जाए वो प्रॉब्लम। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही है कि आप अपने सिम्टम्स पे वॉचफुल रहिए। अगर आपको लगता है कि आपको कोई नया सिम्टम डेवलप हुआ है या आपकी फंक्शनल कैपेसिटी में कोई रिसेंट बदलाव आ गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आई थिंक ट्रिगर होना चाहिए कि आपको डॉक्टर से विजिट करने की आवश्यकता है। दूसरी बात ये है कि आप अपने रिस्क फैक्टर्स और नंबर्स खासतौर से, जिनमें कि 3 नंबर्स इंपॉर्टेंट होते हैं, पहला ब्लड प्रेशर, दूसरा आपका कोलेस्ट्रॉल और तीसरा आपका ब्लड शुगर। इन तीनों को आप रेगुलर वे में मॉनिटर करते रहिए, एटलीस्ट साल में 1 बार या 2 बार इनका चेकअप कराते रहिए। और यदि ये नंबर्स कंट्रोल में है तो आप ये मोटिवेटेड रहिए कि आपको इन्हें आगे भी कंट्रोल में रखना है। आज कंट्रोल में रहें तो बहुत अच्छी बात है, बट मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको इसे हमेशा कंट्रोल में रखना है। और ये कांस्टेंट, देखिए हेल्थ एक कांस्टेंट इन्वेस्टमेंट है ना? बिल्कुल। ये आप एसआईपी की तरह समझिए, ये कोई वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो जितना आप रेगुलरली मोटिवेटेड रहेंगे, अपनी हेल्थ में इन्वेस्टेड रहेंगे, उतना ही आपको इसके अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। So thank you so much, doctor, for your precious time and golden words. So this was Dr. Abhineet Gupta from Regency Hospital. ये है हेल्थ की बात रेजेंसी के साथ, एक हेल्थ से रिलेटेड पॉडकास्ट, क्योंकि दिल की हेल्थ मजाक नहीं होती, इसीलिए स्ट्रेस कम, केयर ज्यादा। रेडियो सिटी वाला मैंडी आपसे मिलेगा अगले पॉडकास्ट में एक अलग हेल्थ टिप के साथ।